हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना फोर्थ चैप्टर। ठीक है, तो जिसमें अपन अभी 4.1 में देखने वाले हैं वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। तो ये कंसोर्टियम का मीनिंग क्या होता है? तो कंसोर्टियम यानी कि एक एसोसिएशन या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन्स या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ कंपनीज जो सारे मिलके एक ग्रुप फॉर्म करते हैं, उसे अपन कंसोर्टियम बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए वर्ल्ड वाइड वेब जो है, जो अपन आज इंटरनेट यूज़ करते हैं, वो किसकी वजह से यूज़ करते हैं? तो वर्ल्ड वाइड वेब की वजह से। ठीक है, WWW। तो उसकी एक ऐसी एसोसिएशन है जिसके ज़रिए वो अपने इंटरनेट को रन करते हैं या फिर उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ज़रूरी है क्योंकि इंटरनेट को कोई ना कोई ऐसी एसोसिएशन होनी चाहिए जो उसको रन कर सके या फिर उसमें रिकमेंडेशन दे सके कि भाई ये अभी अपने को कुछ ना कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट करनी है या फिर कुछ चेंजेस करने हैं। ठीक है, तो शुरुआत से जब वर्ल्ड वाइड वेब शुरू हुआ तो उसका अपन कौन इन्वेंटर बोलते हैं? तो टिम बर्नर्स ली। ठीक है, ये कौन है? अपने WWW के अपन फाउंडर बोलते हैं इनको। तो ये दिखते कैसे, एक बार देख लेते। ये देखिए, ये है टिम बर्नर्स ली। ठीक है, और देखते हैं अभी अपन ये वर्ल्ड वाइड वेब का जो कंसोर्टियम है, यानी कि इनके एसोसिएशन है जो सारे रिकमेंडेशन या फिर कंट्रोल रखता है, तो वो किस तरह से है, कब उसका ओरिजिन हुआ, कब उसका इवेल्युएशन हुआ। उसके बाद देखने वाले हैं अपन कि उसके गोल्स क्या क्या है, मेंबर कौन कौन से हैं, और वो रिकमेंडेशंस क्या क्या देते हैं। ठीक है, तो ये सारे अपन अभी 4.1 में देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपन W3C यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, उसका ओरिजिन और इवैल्यूएशन। Prior to the World Wide Web, it was difficult to manage internet, receiving notification and direction, and to make use of it. The very difficult and quelling method was used for searching and downloading the file on the internet at that time. Therefore, would be many difficulties arise in the use of internet. The use of internet was also limited. देखिए, जब शुरुआत के समय में यानी कि 90s 80s या फिर 90s में आपको पता होगा कि इंटरनेट बहुत ही शुरुआती स्टेज पे था, ग्रोथ स्टेज पे था। तो उस टाइम पे कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करना या फिर रिसीव करना या फिर उसको कहीं पे अपन डायरेक्ट करने वाले हो, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट होता था। इसलिए एक ऐसी ज़रूरत थी कि उसको अपन मैनेज कर सके या फिर उसको सही ढंग से इस्तेमाल कर सके। इसलिए उसके लिए क्या ज़रूरत थी कि अपन कोई ना कोई गाइडलाइंस बनाए। ठीक है, गाइडलाइंस बनाए जो कि उस गाइडलाइंस पे अपना इंटरनेट यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको अपन W3C बोलेंगे, वो चल सके और फिर यूनिवर्सल सारे लोग उसको एक्सेप्ट करें। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी क्या था कि एक कंसोर्टियम हो, यानी कि एक ऐसे एसोसिएशन बने जिसके ज़रिए अपन पूरा इंटरनेट को चला सके। द अमेरिकन मिलिट्री डेवलप अर्पानेट। तो इंटरनेट की शुरुआत अपन कहाँ से मानते हैं? अर्पानेट से। वो भी कब हुई थी? 1969 में। वेरियस गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड हंड्रेड्स ऑफ यूनिवर्सिटीज वे आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अर्पानेट। टेलीफोन लाइन वॉज यूज फॉर इट बट देयर वेर मेनी बैरियर अराइजिंग इन इंटरेक्शन। तो तब अपन क्या इस्तेमाल करते थे? टेलीफोन लाइन का इस्तेमाल किया था, लेकिन उसमें भी अपने को बहुत सारी कठिनाइयाँ हो रही थी। To remove these barriers and interaction, various transfer protocols are developed and made up for general use in 1980s. And at the same period, ARCI and Worldwide Information Server, that is WAIS, were developed. एंड दिस मेड इजी टू सर्च द इंफॉर्मेशन ऑन द नेटवर्क। देखिए, आपने देखा होगा कि आपके जब भी आप कोई साइट देखते हो तो उसके अंदर आर्काइव होता है एक, जिसमें पुराना डेटा सेव हुआ होता है। तो जब ये आर्काइव और WIS डेवलप हुआ तो लोगों को ढूंढने में यानी कि सर्चिंग में आसानी हुई, क्योंकि लोग फिर वो आर्काइव में जाके ढूंढते थे जो भी उनको इन्फॉर्मेशन सर्च होनी थी। क्योंकि जब इंटरनेट शुरू हुआ था तो ऐसी कोई स्पेस नहीं रहती थी। ठीक है, इंटरनेट पे कोई स्पेस नहीं थी जहाँ पे कोई लोग इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सके। फिर आर्काइव और WIS की शुरुआत हुई। ठीक है, तो उससे फिर लोगों को क्या फ़ायदा हुआ कि लोग सर्च करना इजी हो गया। Nevertheless, there were so much problems and difficulties were to be faced in it. To remove that problem and difficulties, the efforts and the pains were taken by experts
Tim Berners-Lee was in busy on research on physics at the European Center for Nuclear Research, a physical science laboratory. People from different countries were taking part in this research project. Tim Berners-Lee used to make contact with them all the time. He used internet for making contact with them, but he had many problems in it. The protocol on internet was not working properly. Those protocols had no backing in or support. They were working capriciously, so he made various researches on it and in 1991 he succeeded in it. ठीक है, तो टीम बर्नर्स ली जब यूरोपियन में थे, यूरोपियन वहाँ पे जाके वो रिसर्च कर रहे थे, तो अब उनके कलीग्स के साथ उनको कनेक्ट रहने के लिए वो इंटरनेट का इस्तेमाल करते थे, लेकिन उनको बहुत सारे डिफ़िकल्टीज होती थी। तो उन्होंने क्या किया था, तो उन्होंने प्रोटोकॉल्स डेवलप किए 1991 में और वो सक्सेस हुए। ठीक है, प्रोटोकॉल्स यानी कि रूल्स या फिर रेगुलेशंस भी बोलते हैं अपन उसको, तो उन्होंने वो डेवलप किए। ही इंट्रोड्यूस द वर्ल्ड वाइड वेब इन 1991। तो वर्ल्ड वाइड वेब कब आया, वर्ल्ड वाइड वेब आया 1991 में। ठीक है, Tim Berners-Lee first presented World Wide Web before the Electronic and Computer Department of European Organization for the Nuclear Research in 1989 and asked the expert to view on working of it, and after receiving the expert view as favorable he released World Wide Web in 1991 for general use। देखिए, तो उन्होंने यूरोपियन के आगे, यानी कि कहा गया है, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन के आगे उन्होंने 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब को रखा। उन साइंटिस्ट को बोला कि आप इसमें देखिए कि क्या खामियां हैं, क्या इसके प्लस पॉइंट्स है और जो आपको लगता है कि इसमें इम्प्रूवमेंट होने चाहिए। फिर उन्होंने जनरल पब्लिक के लिए 1991 में उसको खोल दिया। Meanwhile, in 1991, the University of Minnesota started its own Gopher. Revolution has taken place and it is possible to see the files on the internet through the simple menu. Tim Berners-Lee developed Hypertext Transfer Protocol (HTTP) for exchange of hypertext data, by which information on the internet can be possible to see on the form of text। ठीक है, तो क्या हुआ, टीम बर्नर्स-ली ने HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल डेवलप किया, जिसकी मदद से आप टेक्स्ट को देख पा रहे थे। और उन्होंने क्या किया था, मेनूज को भी डिस्कवर किया था। जो भी आज अपन देखते हैं कि होम, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, ये जो मेनू होता है वो भी किसकी देन है, अपने को टीम बर्नर्स-ली की ही देन है। ठीक है, मीनवाइल इन 1991 यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा स्टार्टेड इट्स ओन गोफर। तो यहाँ तक अपन देख लिया। रिवॉल्यूशन हैज़ टेकन प्लेस एंड इट इज़ पॉसिबल टू सी द फाइल्स ऑन द इंटरनेट थ्रू द सिंपल मेनू। Tim Berners-Lee developed Hypertext Transfer Protocol for exchange of hypertext data, by which information on the internet can be possible to see in the form of text. Mark Anderson and James Clark and their team from the University of Illinois डेवलप्ड ग्राफिकल ब्राउज़र नेम मोज़ाइक इन 1993। देखिए, ब्राउज़र्स के दो प्रकार होते हैं, एक होता है टेक्स्ट वाला और एक होता है ग्राफिकल। तो टेक्स्ट यानी कि जिसमें सिर्फ आपको टेक्स्ट देखते हैं, और ग्राफिकल यानी कि आपको उसमें MP3, इमेज, ठीक है, वीडियो, ये सारी चीज़ें दिखते हैं। ठीक है, तो 1993 में उन्होंने मोज़ाइक नाम का एक ग्राफिकल ब्राउज़र डेवलप किया। किन्होंने, मार्क एंडरसन और जेम्स क्लार्क ने। द ब्राउज़र वॉज नेम फॉर इट सपोज मल्टीपल इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। ठीक है, तो ये मोज़ाइक का नाम कैसे पड़ा, तो क्योंकि वो मल्टीपल इंटरनेट प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता था, इसलिए उसका नाम फिर मोज़ाइक रखा गया। The internet services which we are using today are a boon of these Mosaic graphical users. In this period of time, they also set up Netscape Communication Corporation, a company. The creation of client server and web server was to its motto. Netscape Communication Corporation had developed and installed a graphical browser named Netscape Navigator in 1993. देखिए, अपने पास सबसे पहला ब्राउज़र कौन था फिर, नेटस्केप नेविगेटर। कब था ये, 1993 में। इस ब्राउज़र्स की मदद से आप फिर इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते थे। और ये किसने डेवलप किया था, मार्क एंडरसन और जेम्स क्लार्क ने।
The both Mosaic and Netscape Communicator browsers spread through the internet community due to their intuitive nature and graphical interface. These browsers makes the World Wide Web and internet more appealing to the general public. Then Microsoft Corporation has also developed Microsoft Internet Explorer. देखिए सबसे पहले कौन सा ब्राउज़र आया, मोज़ाइक, उसके बाद फिर नेटस्केप कम्युनिकेटर, फिर आया अपना इंटरनेट एक्सप्लोरर जो अपन आज यूज़ करते हैं, वो भी अपन अभी आउटडेटेड हो गया, अपन आज तो क्रोम और फायरफॉक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। All the browsers on the internet started competing with WinWeb. Cilion Linux has also developed web browser and they open the way for creation of own user web page. ठीक है, तो ये बाकी के ब्राउज़र भी आ गए. But now the major question arises about the linking of information between browsers, which means between the web page. Web specialists from different web companies come together for finding out major a solution to solve this problem. They discusses on the various issues like authentication usages, web design, composition control, etc. They all decided not to work individually but work together on the issue, that is creating a web browser. Through the World Wide Web Consortium came into existence in 1994. Tim Berners-Lee got the honor of becoming first chief director of this consortium and the World Wide Web started to be used freely. ठीक है, तो 1994 में टिम बर्नर्स-ली को उसका चीफ डायरेक्टर बनाया गया। और इस कंसोर्टियम का क्या काम था कि जो भी आपको इंटरनेट इस्तेमाल करते समय जो भी आपको इश्यूज लगेंगे, जैसे ऑथेंटिकेशन का हो गया, वेब डिज़ाइन का हो गया, तो ये सारे इश्यूज इसमें डिस्कस किए जाएंगे और उन पे उनका सॉल्यूशन निकाला जाएगा। और फिर 1994 से वर्ल्ड वाइड वेब फ्रीली स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम इज द मेन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर द वर्ल्ड वाइड वेब. Its motto is leading the web to its full potential and purpose is developing protocol and guideline that ensures long term growth for the web. देखिए इसका मोटो क्या है, लीडिंग द वेब टू इट्स फुल पोटेंशियल, यानी कि वेब का पूरा अपन इस्तेमाल कर सके। अपन उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जिसको अपन इकोनॉमिक्स में बोलते हैं। उसी तरह से वेब का पूरी तरह से इस्तेमाल हो सके, ये ऐसा इस कंसोर्टियम का मोटो है। और पर्पस क्या है इस कंसोर्टियम का, कि डेवलप करना प्रोटोकॉल और गाइडलाइंस इंश्योर लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑफ द वेब। तो ऐसे प्रोटोकॉल्स डेवलप करना, ऐसी गाइडलाइंस डेवलप करना जिसकी मदद से अपना वेब जो है वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ कर सके। इट्स हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड एट कैम्ब्रिज, मैसाचुसेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, तो कैम्ब्रिज और मैसाचुसेट्स में है। दिस कंसोर्टियम वर्क्स अंडर इट्स 4 ऑफिसेस. इट्स मेन ऑफिस इज सिचुएटेड इन USA and 3 offices are working in France, Japan and China. The consortium is made up of member of organization which contains full-time staff for the purpose of working together and develop of standards for the World Wide Web. As of 11 June 2019, the World Wide Consortium has 444 member organization. देखिए ये important है आपके लिए कि 2019 में उसके members कितने हैं, तो 444 member organizations है। इसका मेन हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो कैम्ब्रिज में है। और उसके बाद 4 ऑफिसेस है जो कि USA में है एक, और बाकी के 3 कहाँ पे है, तो फ्रांस, जापान और चाइना में। W3C also engages in educational and outreach, develops software and serve as an open forum for discussion about the web. The W3C, through not a governing body, was founded to guide and oversee the web development and minimize proprietary battles over standard and protocol in an effort to keep web non-proprietary freely accessible. तो वर्ल्ड वाइड वेब को क्या रखा गया, फ्री रखा गया है। ठीक है, अगर ये चार्जेबल होता तो आप सोच भी नहीं सकते कि ये कितना महंगा होता था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आजकल अपन इंटरनेट पे ही करते हैं। तो वो इंसान बहुत महान है, कौन, टिम बर्नर्स-ली, जिसने इंटरनेट को यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब को फ्री रखा। तो ठीक है, अपन ने क्या दिखा ओरिजिन और इसमें, तो गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम इंटरनेट को यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब को स्मूथली रन करने के लिए। उसके बाद अपन ने देखा कि 1993 में मोज़ाइक ब्राउज़र आया, उसके बाद नेटस्केप कम्युनिकेटर आया और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर हुआ। फिर 1994 में टिम बर्नर्स-ली को वर्ल्ड वाइड वेब का चीफ डायरेक्टर बनाया गया। फिर अपन ने मोटो क्या दिखा, वर्ल्ड वाइड वेब का मोटो था कि लीडिंग द वेब टू इट्स फुल पोटेंशियल, ये था मोटो। और पर्पस था क्या,
डेवलपिंग प्रोटोकॉल्स एंड गाइडलाइंस दैट इंश्योर्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ टू द वेब। तो ये था इसका पर्पज़। आगे देखते हैं अपन अभी गोल्स क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम के गोल्स क्या है। तो सबसे पहला है यूनिवर्सल एक्सेस, टू मेक द वेब एक्सेसिबल टू ऑल द प्रमोटिंग टेक्नोलॉजीज दैट टेक इन अकाउंट द वास्ट डिफरेंट इन कल्चर, लैंग्वेजेस, एजुकेशन, एबिलिटी, मटेरियल रिसोर्सेज एंड फिजिकल लिमिटेशंस ऑफ यूजर ऑन ऑल कॉन्टिनेंट्स। तो सभी को एक्सेस मिल सके किसका, वेब का, ये सबसे पहला गोल हो गया। फिर था सिमेंटिक वेब, टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट दैट परमिट्स ईच यूजर टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्स अवेलेबल ऑन द वेब। यानी कि हर जो भी इस पर्सन वेब का इस्तेमाल कर रहा है वो पूरी तरह से उसको अच्छे से इस्तेमाल कर सके, वो था दूसरा इनका गोल। और तीसरा क्या था, वेब ऑफ ट्रस्ट, यानी कि टू गाइड द वेब्स डेवलपमेंट विद केयरफुल कंसिडरेशन फॉर द नोवेल लीगल, कमर्शियल एंड सोशल इश्यूज रेज्ड बाय दिस टेक्नोलॉजी। तो क्या था ये कि जो सारे इश्यूज है अपने सोसाइटी में उसको ये साथ में लेके और उन पे सॉल्यूशन निकालने के लिए अपन ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकें। तो ये था अपना एक वेब ऑफ ट्रस्ट। तो तीन गोल्स बताए गए अपने को, एक था यूनिवर्सल एक्सेस, फिर है सिमेंटिक वेब और है वेब ऑफ ट्रस्ट। उसके बाद है अपना WC3 मेंबर्स, यानी कि मेंबर्स कितने हैं ये देख लेते हैं अभी। वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम के मेंबर्स कितने हैं। द वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम इज द मेन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, फाउंडेड एंड करंटली लेड बाय टिम बर्नर्स ली। ये टिम बर्नर्स ली अभी भी जिंदा है और 65 ईयर्स के हैं, ठीक है। द कंसोर्टियम इज मेड अप ऑफ मेंबर ऑर्गेनाइजेशन विच मेंटेन फुल टाइम है ये, फुल time staff of 62 persons of, for the purpose of working together in the develop of standard of or World Wide Web. As 11 June 2019 World Wide Web has 414 members, ठीक है। The consortium is governed by its membership. The list of member is available to the public. Members include businesses, non-profit organization, universities, governmental entities and individual। देखिए ये 414 नहीं है, ये 444 मेंबर्स हैं, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ मेंबर जो है उसमें कौन कौन है, मेंबर्स इंक्लूड बिजनेसेस है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिवर्सिटीज़ है, गवर्नमेंट एंटिटीज़ है और इंडिविजुअल्स भी हैं जो कि साइंटिस्ट होते हैं। Membership requirements are transparent except for the one requirement. An application for the membership must be reviewed and approved by the W3C. Many guidelines and requirements are stated in detail, but there is no final guideline about the process or standard by which membership might be finally approved or denied. The compose of membership is given in the sliding scale depending on the character of the organization. Applying and country in which it is located are categorized by the World Bank, most recent grouping by the gross national income per capita income। देखिए तो इसमें क्या कहा गया है कि मेंबरशिप रिक्वायरमेंट के लिए एक इनका एप्लीकेशन है और उसमें कोई ऐसा स्ट्रिक्ट गाइडलाइन नहीं है कि भाई ये अगर आप फॉलो करोगे तो ही आपको मेंबरशिप मिलेगी या फिर आपकी डिनाई हो जाएगी। वो उनके पैनल के डिपेंड पर है कि आपको वो मेंबरशिप देंगे या नहीं देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, फिर है वर्ल्ड वाइड वेब के रिकमेंडेशंस, यानी कि W3C रिकमेंडेशंस कौन कौन से देते हैं। तो W3C publishes documents that define web technologies. The document follows a process designed to promote consensus, fairness, public accountability, and quality. At the end of this process, W3C publishes recommendations which are considered web standards. W3C also publishes other technical reports that are not standards. These documents do not follow the formal standard process but are published as serves to the community. In some cases, these documents serve as an input to the standard process. Common sources of input to the standard process includes, तो क्या कहा गया है अपने को, ये इंक्लूड्स पढ़ लेते हैं पहले। WC3 मेंबर सबमिशंस, अ बेनिफिट ऑफ W3C का मेंबरशिप। फिर दूसरा है W3C कम्युनिटी एंड बिजनेस ग्रुप्स। फिर है इनक्यूबेटर ग्रुप्स। फिर है W3C टीम स्टाफ सबमिशन। फिर है वर्कशॉप रिपोर्ट। तो इनका रिकमेंडेशंस कौन कौन से है ये बताए गए अपने को W3C के। तो ये बताते हैं कि जो भी वेब है वो फेयरली इस्तेमाल हो जाए, हर एक यूज़र उसको इस्तेमाल कर सके, उस पर कोई गलत चीज़ें ना हो सके। अगर उनको कहीं पे प्रोटोकॉल्स की कमियां लगती है तो उसको वो रिकमेंड करते हैं। उसके बाद कई बार वो नॉन स्टैंडर्ड्स के भी रिपोर्ट्स देते हैं कि भाई ये स्टैंडर्ड नहीं है लेकिन इसको अपन इम्प्रूव करने में कैसे मदद कर सकते हैं, तो उसके भी वो रिकमेंडेशंस देते हैं। तो ये सारी चीज़ें वो
W3C देता है वर्ल्ड वाइड वेब को। W3C mission is to lead World Wide Web to its full potential by developing protocols and guidelines that ensures long-term growth for the web. Since its founding, the W3C has published over 100 world W3C recommendation for the web standard, including the following. तो जब से इसका फॉर्मेशन हुआ है 1994 से, जब चीफ डायरेक्टर बने थे टिम बर्नर्स-ली से, तब से ये 100 रिकमेंडेशंस दे चुका है वर्ल्ड वाइड वेब को, ठीक है। और उसमें क्या क्या रिकमेंडेशन इंक्लूड है? यूनिफॉर्म मेथड ऑफ कोडिंग दैट इज HTML, XHTML और HTML, द इंक्लूजन ऑफ डॉक टाइप्स इन द वेब कोड, द यूज ऑफ कैस्केडिंग स्टाइल शीट यानी कि CSS टू स्टाइल द वेब, एंड क्रिएशन ऑफ पब्लिकेशन ऑफ HTML, ठीक है। तो इन्होंने रिकमेंडेशन अब तक 100 रिकमेंडेशन दिए है, जिसमें HTML या फिर XHTML जैसे रिकमेंडेशंस को भी इंक्लूड किया है। उसके बाद डॉक टाइप्स भी है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स यानी कि CSS, जो भी अपन डिज़ाइन देखते हैं किसी भी वेब पेज में, ठीक है। अगर ये वेब पेज है, यहाँ पे देखिए ऐसे टेक्स्ट मूव होते रहते हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में। या फिर अगर आपका न्यूज़ चैनल अगर चल रहा हो तो आप देखा होगा कि नीचे एक पट्टी होती है जिसमें पूरी न्यूज़ घूमती रहती है। वो जो अगर वो उसको क्या बोलते हैं अपन, स्क्रोलिंग इफेक्ट बोलते हैं। अगर आपको स्क्रोलिंग इफेक्ट लाना होगा तो आपको वो कैस्केडिंग स्टाइल शीट यानी कि CSS से वो आप दे सकते हो। यानी कि स्टाइल अगर कोई आपको वेबसाइट वेब पेज को देना होगा तो आपको CSS का इस्तेमाल करना होता है। उसके बाद है क्रिएशन एंड पब्लिकेशन ऑफ HTML, यानी कि HTML का भी क्रिएशन W3C ने ही किया है, यानी कि इस कंसोर्टियम ने ही किया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो रिकमेंड की है। तो ये अपना 4.1 अभी कंप्लीट हो गया। बहुत ही सिंपल था, कुछ है नहीं इसमें, सिर्फ थोड़ी सी इसका ओरिजिन बताया गया है और फिर उनके गोल्स और मेंबर और रिकमेंडेशंस बताए गए हैं। बहुत ही ईजी है, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते इसमें से, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, इसीलिए अपन ने यूनिट फास्ट लिया है। अभी देखते हैं अपन 4.2। ठीक है, तो अभी अपन ने जैसे वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम यानी कि W3C देख लिया, तो वैसे ही अभी अपन देखने हैं वर्ल्ड वाइड वेब की वर्ल्ड वाइड वेब क्या है। जो वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम जिसको गवर्न करता है, जिसको मैनेज करता है, तो भाई ये वर्ल्ड वाइड वेब है क्या? तो वर्ल्ड वाइड वेब यही अपना एक इंटरनेट है जो कि आज के टाइम में अपन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में अपन कुछ देखने वाले हैं, उसका मीनिंग और कंसेप्ट, उसको यूज़ कैसे करते हैं अपन, वो सारी चीज़ें अभी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। The World Wide Web is a brainchild of Tim Berners-Lee, a CERN who had an idea of creating an electronic web for research information। देखिए टीम बर्नर्स ली, और ये CERN क्या है? ये एक यूरोपियन काउंसिल है जो कि न्यूक्लियर रिसर्च के लिए वर्क करता है, ठीक है। तो ये CERN है, ठीक है। उसका लॉन्ग फॉर्म कुछ अलग है, वो कुछ तो भी स्पेनिश या फिर कोई उनकी यूरोपियन लैंग्वेज में है। तो ये आप इतना ही सिर्फ ध्यान में रखिए, CERN यानी कि एक यूरोपियन काउंसिल है जो किसके बारे में वर्क करता है? तो न्यूक्लियर रिसर्च के बारे में वर्क करता है, ठीक है। हु हैड आइडिया ऑफ क्रिएटिंग एन इलेक्ट्रॉनिक वेब फॉर रिसर्च इंफॉर्मेशन। तो ये रिसर्च करने के लिए उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वेब को डेवलप किया था, किन्होंने? टिम बर्नर्स ली ने। उसके बाद फिर वर्ल्ड वाइड वेब का डेवलपमेंट हुआ। The web is currently the fastest growing internet information system, with the new resources being added regularly. The web relies on the set of protocols, convention and software to operate. The web is distributed system of delivering linked document over the internet. It is called distributed system because information can reside on the different computer around the world. तो ये सिस्टम में क्या था वर्ल्ड वाइड वेब में कि बहुत सारे कंप्यूटर्स आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते थे और इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर सकते थे, ठीक है। ये इंडिविजुअली भी कनेक्ट होते थे और ऐसे भी कनेक्ट होते थे। और उसमें क्या था, इन्होंने क्या डेवलप किया था कि उसमें प्रोटोकॉल्स हो गए यानी कि रूल्स हो गए, कन्वेंशंस हो गए और सॉफ्टवेयर हो गए। इन सबको ऑपरेट करने के लिए ये जो सिस्टम है इंफॉर्मेशन शेयरिंग की, तो उसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होंगी। और उसी को क्या कहते थे?
इट इज़ कॉल्ड अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। तो ये क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। किसी एक जगह पे इंफॉर्मेशन नहीं रहती थी, यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन थी, यहाँ पे भी थी, यहाँ पे भी थी और यहाँ पे भी थी, तो इसीलिए उसको क्या कहते थे, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, बिकॉज इंफॉर्मेशन कैन रिसाइड ऑन अ डिफरेंट कंप्यूटर। क्योंकि एक इन्फॉर्मेशन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इसी के पास हो, वो इन्फॉर्मेशन सभी के पास होती थी, तो इसीलिए फिर इसको डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कहा गया। जो आज के ज़माने में अपन इसको क्या बोलते हैं, मॉडर्न लैंग्वेज में इसको अपन बोलते हैं इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब को ही। तो ये इसका इसका ऐसा डेवलपमेंट है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब का मीनिंग और कंसेप्ट। वर्ल्ड वाइड वेब इज़ अ नेटवर्क दैट कनेक्ट्स मेनी कंप्यूटर फाइल्स ऑन द इंटरनेट। दिस इज़ कॉल्ड वेब इन यूजुअल लैंग्वेज। देखिए क्या कहा गया है कि बहुत सारी फाइल्स को अपन इंटरनेट की मदद से एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देंगे, तो उसको अपन क्या कहेंगे, वेब कहेंगे, क्योंकि उसका क्या होता है, वो जाल तैयार हो जाता है, ठीक है। जैसे मकड़ी का जाल होता है, एक दूसरे के साथ वो बुनने के बाद तैयार हो जाता है, उसी तरह से ये भी एक जाल है जिसकी मदद से आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हो। These files stored a lot of information such as alphabetical information, picture, photos, sounds and etc. Web browsers are used to open websites on a computer screen. तो इन जो वेब होते हैं इस पे अपन फाइल्स किस किस प्रकार की होती है, तो फोटोज़ होते हैं, साउंड होते हैं, वीडियोज़ होते हैं, और इन सब इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए अपन किसका इस्तेमाल करते हैं, ब्राउज़र्स का। तो ये सारी चीज़ें एक्सेस करने के लिए अपन इस्तेमाल किसका करते हैं, ब्राउज़र्स का। Also, the services like FTP and Gopher available on the internet can also be used by the user when required. Thousands of documents are published every day on the web. World Wide Web is aimed to make available only same document which is required by the user. Even if it's correct, the document which are protected by the publisher, www does not display it through user required it and asked to show the World Wide Web. As the web computer run program, it is called a client server program. A web client means a program which interface the user server becomes active when it is requested for a program, otherwise it is always inactive। देखिए, तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, जो भी यूज़र डिमांड करता है किसी इंफॉर्मेशन का, उसके सामने वो इन्फॉर्मेशन ला के रख देना, ये काम होता है वर्ल्ड वाइड वेब का, ठीक है। उसके बाद क्लाइंट सर्वर क्या होता है, तो क्लाइंट सर्वर यानी कि सर्वर जो होता है वो ऐसा एक जगह पे होता है और उसके नीचे क्लाइंट्स आते हैं। क्लाइंट्स यानी कि अब हम जैसे लोग जो उस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी कोई क्लाइंट कुछ चीज़ का इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहा है, जैसे कि अपन ने लिखा टीम बर्नरली फ़ोटोज़, तो वो फ़ोटोज़ की रिक्वेस्ट जाएगी वो सर्वर के पास, वो सर्वर उसके डायरेक्टरी में ढूंढेगा और फिर उनको वो रिडायरेक्ट करेगा यूज़र के स्क्रीन के ऊपर। तो ऐसा ये फंक्शन होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, क्लाइंट सर्वर। यानी कि जब क्लाइंट कोई इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट कर रहा है सर्वर को, तो सर्वर उसके सामने वो इन्फॉर्मेशन आके रख देता है। ये सारी चीज़ें अपन ने सेकंड यूनिट में पढ़ ली है, इसीलिए इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने लायक अभी कुछ बचा नहीं है, ठीक है। The World Wide Web has accelerated the growth of internet by giving it an easy to use point and click graphical interface. Users are attracted to the World Wide Web because it is interactive, because it is easy to use, because it combines graphical text, sounds and animation. क्लिकिंग, इट इज़ रिच कम्युनिकेशन मीडियम। तो ग्राफिकल ब्राउज़र अपन ने देखा है, ग्राफिकल ब्राउज़र ऐसा ब्राउज़र जिसकी मदद से आप इमेज, ऑडियो और वीडियो भी देख सकते हो। तो इसकी वजह से क्या होगा, इजी हो गया है आपको कोई भी इंफॉर्मेशन ढूंढना। आप किसी की भी इमेज ढूंढ सकते हो, किसी का भी ऑडियो ले सकते हो या फिर वीडियो देख सकते हो। तो ये सारी मीडियम इससे हो गई है वर्ल्ड वाइड वेब से। The World Wide Web provides a network of interactive documents and the software to access them. It is based on the documents called pages that combine text, pictures, forms, sounds, animation, and hypertext links called hyperlinks. To navigate World Wide Web, users surf from one page to another by pointing and clicking on the hyperlink or text-based graphic. देखिए, आप कोई भी वेबसाइट जैसे ही खोलते हैं तो वहाँ पे आपको पिक्चर्स दिखते हैं या फिर टेक्स्ट दिखता है या फिर आपको मेनू दिखता है, जैसे कि होम, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस। फिर अगर आप कोई न्यूज़पेपर देख रहे होगे तो कोई रीजनल न्यूज़पेपर आएगा, फिर डिस्ट्रिक्ट आएगा। जैसे ही आप डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करते हो तो फिर से नया पेज खुल जाता है जिसमें वो डिस्ट्रिक्ट की इन्फॉर्मेशन होती है फिर पूरी। तो इन सारी मदद से आप
वेब को ब्राउज़ कर सकते हो, अलग अलग पेजेस को देख सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ पॉसिबल हुई वर्ल्ड वाइड वेब के वजह से। The World Wide Web has many things to its millions of users. It is used as one marketplace, art gallery, library, community center, school, publishing house, and whatever else its authors create. The World Wide Web, also referred to as World Wide Web, यानी कि WWW or W3 or simply the web, the is the universe of information available via hypertext transfer protocol, HTTP एंड ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यानी कि TCP। ये अपन ने देख लिया है TCP IP क्या होता है। The web presents information as a series of documents often referred to as web pages that are prepared using hypertext markup languages. The World Wide Web is a non-linear with no top or no bottom. The linear means you do not have to follow hierarchical path to the information resources. Thus, you can jump from one link to another, go directly to the resources if you know the information resource uniform resource locator, its address, even jump to the specific part of the document. Because the web is not hierarchical and can handle graphics, it here a great deal of flexibility in the way of information resources can be organized, presented and described। ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें होती है वर्ल्ड वाइड वेब में। आप कोई भी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। अगर आपको उस वेबसाइट का URL यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी कि उसका एड्रेस, जैसे www.facebook.com, ये अगर आपको उसका एड्रेस पता हो तो डायरेक्टली आप उस पेजेस पे जा सकते हो। फिर उसमें आपने देखा होगा कि होम, प्रोफाइल, उसके बाद फ्रेंड्स होता है शायद, ये सारे मेनूज़ होते हैं। जैसे ही आप उन पे क्लिक करते हो तो नया पेज खुल जाता है, फिर उस पे आपको सब मेनूज़ आते हैं। तो ये सारी किसकी वजह से हो रहा है आपके साथ, ये हो रहा वर्ल्ड वाइड वेब की वजह से ये सारी चीज़ें आपको पॉसिबल हो गई है। और उसके बाद HTML जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज यूज़ होती है ये सारा क्रिएट करने के लिए, ठीक है। वेबसाइट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती थी, HTML। आज ASP होती है, PHP होती है। फेसबुक जो है वो पूरा PHP लैंग्वेज में है। अगर आप कोई बेसिक इन्फॉर्मेशन यानी कि बेसिक वेबसाइट देखते हो तो वो सारी बेसिक वेबसाइट्स HTML में बनती है। अपन अगले चैप्टर में ये सब देखने वाले हैं कि अपन HTML के मदद से वेब पेज कैसे बना सकते हैं। तो ये अपना 5th यूनिट है। तो ये सारी चीज़ें अपन HTML में देखने ही वाले हैं। तो ये हो गया अपना वर्ल्ड वाइड वेब। अभी देखते हैं अपन इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है वर्ल्ड वाइड वेब के। The World Wide Web is an architectural framework for accessing linked documents called web pages that are spread over thousands of computers over the world। ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड वेब की मदद से अपन क्या करते हैं, वेब पेजेस को एक्सेस कर सकते हैं। World Wide Web is a set of programs, standard and protocol that allows the text, images, animation, sound and videos to be stored and linked together in the form of websites। ठीक है। तो वेबसाइट, तो वर्ल्ड वाइड वेब का क्या कैरेक्टरिस्टिक है और कि आप HTML की मदद से जो भी टेक्स्ट, इमेजेस यानी कि मल्टीमीडिया है वो आप एक दूसरे के साथ लिंक कर सकते हो, ठीक है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, द वर्ल्ड वाइड वेब प्रोजेक्ट वाज डेवलप्ड एट CERN। ये क्या है, यूरोपियन एसोसिएशन जिसको अपन बोल सकते हैं, जिस पे अपन क्या कर रहे थे, न्यूक्लियर रिलेटेड रिसर्च कर रहे थे, और यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, ठीक है, 1989 एंड रिलीज फॉर जनरल यूज इन 1991। तो वर्ल्ड वाइड वेब कब उसके सामने रखा गया था, 1989 में रखा गया था और 1991 में वो जनरल यूज़ के लिए लाया गया। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इट हैज़ अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, यूज़र फ्रेंडली फीचर्स दैट डिस्टिंग्विशेस इट फ्रॉम अदर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द इंटरनेट। तो वर्ल्ड वाइड वेब में क्या है, ये एक फ्लेक्सिबल है, आप इसको चेंज कर सकते हो अगर आपको लगता है, उसको आप पोर्ट कर सकते हो, और यूज़र फ्रेंडली भी है वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए वर्ल्ड वाइड वेब के। उसके बाद देखते हैं अपन आर्किटेक्चर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब के। आर्किटेक्चर कैसा है वर्ल्ड वाइड वेब का। World Wide Web is basically a distributed client-server service. In this, client can access the service from anywhere in the world from the server using a browser। ठीक है, ये अपन ने लास्ट पॉइंट में ही देखा कि सर्वर को जो भी डिमांड एक क्लाइंट करेगा, मेरे जैसा कोई क्लाइंट गूगल पे जाके लिखता है कि इमेजेस ऑफ टिम बर्नर्स ली, तो वो क्लाइंट क्या करेगा, वो इन्फॉर्मेशन मांगेगा सर्वर से, सर्वर फिर उसको प्रोसेस करेगा और वो इन्फॉर्मेशन वापस देगा।
ठीक है, तो ये एक आर्किटेक्चर हो गया इसका। These services are usually distributed over many locations called side or website. From the user's point of view, web consists of vast worldwide collection of documents called web pages. These web pages resides on a different sites or machine all over the world. आपने देखा ही होगा कि इंटरनेट पे आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिलेगी। जैसे कि महात्मा गांधी से रिलेटेड अगर आप कोई इंफॉर्मेशन सर्च करना चाहते हो तो आपको लाखों ऐसी साइट्स मिलेगी जहाँ पे महात्मा गांधी की इंफॉर्मेशन होगी। तो ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है ये, कि आपको एक ही जगह पे नहीं बहुत सारी जगह से आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इफ फिर नेक्स्ट है, ईच वेब पेज कैन कंटेन लिंक टू अदर पेज एनीवेयर इन द वर्ल्ड। बाय क्लिकिंग ऑन द सच लिंक यूजर कैन एक्सेस अनदर वेब पेज। दिस काइंड ऑफ लिंक कैन बी इन द फॉर्म ऑफ string or a text or a picture, sound, movie clip, etc. such as text or images that enable user to link another web page is called hyperlink। तो hyperlink किसे कहते हैं? देखिए ऐसे आपको कई बार बटन मिलेगी क्लिक हेयर ऐसा लिखा हुआ आता है, तो ये बटन पे आप जैसे ही क्लिक करते हो आपको सामने नया पेज खुल जाता है। तो उस पेज को अपन उस लिंक को क्या बोलेंगे अपन? हाइपरलिंक। ये वाली लिंक को अपन क्या बोलेंगे? हाइपरलिंक। तो इसमें क्या कहा गया है कि आपको एक पेज अगर आप कोई पे देखिए, अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई साइट पे हैं तो इसके सर्वर्स कहाँ होंगे? इंडिया में होंगे, ठीक है। और अगर उसी में नीचे किसी का कोई वीडियो जो यूट्यूब पे है दिया हुआ वो दिखा है, अगर आप जैसे उस पर क्लिक करते हो तो वो सर्वर कहाँ पे है? उसका यूएसए में है। तो आप एक सिंगल क्लिक से इंडिया के सर्वर से आप यूएसए के सर्वर पे चले गए। तो ये सारी चीज़ें इस वर्ल्ड वाइड वेब में होती है कि आप विद इन अ सेकंड एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे जंप करते हो। फिर फोर्थ क्या है? द स्ट्रिंग ऑफ टेक्स्ट दैट पॉइंट टू अनदर वेब पेज इज कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट। तो इसको क्या बोलेंगे अपन? जो भी टेक्स्ट लिखे हुए हैं, ये देखिए यहाँ पे जो अपन क्लिक हेयर लिखा है वो क्या होगा? अपने टेक्स्ट, तो उसको अपन हाइपर टेक्स्ट बोलेंगे। लेकिन इसके पीछे जो लिंक है नेक्स्ट पेज के ऊपर उसको अपन क्या बोलेंगे? हाइपर लिंक बोलेंगे। The difference between normal text and hypertext is that when you take the mouse pointer over it, it changes the hand shape cursor. Such a text sometimes underline और color। देखते हैं आपको कई बार आपको हो गया वर्ड अगर आप यूज़ करते हो, वर्ड MS वर्ड आप यूज़ करते हो तो कई बार आपने देखा होगा ब्लू लाइन में कोई वर्ड आ जाता है। जैसे कि अगर आपने देखा कि b.com तो वो ब्लू कलर में आ जाता है, क्योंकि वो क्या हो जाता है? वो हाइपरलिंक हो जाती है। उसको क्या लगता है वर्ड को कि b.com नाम की कोई वेबसाइट है, ठीक है, तो उसको ऑटोमेटिकली हाइपरलिंक में कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है। उसके बाद है, these hyperlinks are created with the help of specialized language called hypertext markup language HTML in order to access the web page on a different sites। Each of these web pages has specific address called uniform resource locator। Web page are viewed with a program called browser। देखिए तो ये सारी चीज़ें बन गई आपकी। फिर आपको जो भी वेब पेज बनता है वो किस लैंग्वेज में बनता है? HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगर कोई सिंपल सी साइट है, देखिए ऐसी साइट है जहाँ पे यहाँ पे इमेज है, फिर यहाँ पे कुछ टेक्स्ट है, तो ये आप किसकी मदद से बना सकते हो? HTML की मदद से, जिसमें आपको फिर इमेज का कोड लिखना पड़ेगा और फिर जो भी आपको मटेरियल लिखना है यानी कि बॉडी है आपकी उसका भी कोडिंग करनी पड़ेगी। जैसे आप इसकी कोडिंग करते हो तो आपके सामने एक वेब पेज बन के आ जाएगा। वो आपका वेब पेज किस लैंग्वेज में होगा? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसकी मदद से आप वो वेब पेज आप बना ले हो। और फिर इस वेब पेज को एक्सेस करने के लिए आपको किसकी मदद लगेगी? एक ब्राउज़र की मदद लगेगी, जो कि अपना क्रोम होगा या फिर फायरफॉक्स होगा, उसके बाद ओपेरा मिनी होगा। तो इसकी मदद से अपन इस वेब पेज को एक्सेस कर सकते हो। तो ये है अपना आर्किटेक्चर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। क्या है इसमें? तो सबसे पहले एक ही इंफॉर्मेशन दुनिया भर में है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है। उसके बाद जो भी आपको लिंक दिखते हैं, अगर आप कहीं पे क्लिक करते हो और उसकी मदद से कोई दूसरा पेज खुलता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? हाइपरलिंक बोलते हैं। और उसके ऊपर जो टेक्स्ट लिखा होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं। और जो भी इंफॉर्मेशन आप देखते हो वो वेब पेज पे देखते हो, और वो वेब पेज को एक्सेस करने के लिए आपको ब्राउज़र की मदद लगती है।
ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें अभी। उसके बाद देखते हैं एक्सप्लोरिंग वर्ल्ड वाइड वेब, कि आप एक्सप्लोर कैसे कर सकते हो वर्ल्ड वाइड वेब को, आप एक्सेस कैसे कर सकते हो। ऑल द वेब पेजेस इन द नेटवर्क आर कलेक्टेड एंड स्टोर्ड ऑन अ सेंट्रल कंप्यूटर दैट इज सर्वर। तो सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर्ड होती है, सर्वर पे होती है। कोई भी इन्फॉर्मेशन जो भी आप इंटरनेट पे डालते हो वो सर्वर पे होती है। This process is meant to be stored on the website. After the user has requested a specific web page, the browser searches the web page on the central computer, and when the web page is found in it, show on the user computer screen. The web gadget by the browser, the central computer server searches and gives the requested web page on the user computer screen. Computer work Central computer work to provide this service to the browser. Central computer uses a specific type of web browser software to provide such services. Web server software mainly works like a following step. ये सारी चीज़ें अपन ने सेकंड यूनिट में देख चुके हैं, जिसमें अपन ने देखा था कि सर्वर को क्लाइंट कैसे रिक्वेस्ट भेजता है, फिर सर्वर उसको कैसे प्रोसेस करता है और उसको रिक्वेस्ट वो बैक करता है। तो वही सारी चीज़ें इसमें रिपीट हो रही है, तो फिर से वो देख रहे हैं अपन। ठीक है, तो क्या होता है, सबसे पहले मैनेजमेंट ऑफ वेबसाइट, फिर एक्सेप्ट द क्लाइंट रिक्वेस्ट फॉर प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन, फिर सर्च द इंफॉर्मेशन दैट इज वेब पेज रिक्वेस्टेड बाय द क्लाइंट, सर्च फॉर द अदर सर्वर्स इफ द रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन इज लॉस्ट स्टोर टू सेल, providing information that is web page requested by the client without any delay to the client and providing necessary information। यही सारी चीज़ें हैं कि भाई एक सर्वर है, फिर उसका एक क्लाइंट है। जैसे कि मैं मेरे घर पे बैठा हूँ और मेरे को अपनी संत गाडगे बाबा यूनिवर्सिटी का रिज़ल्ट देखना है, तो मैं क्या करता हूँ, कंप्यूटर खोलता हूँ, फिर क्रोम में SGBAU रिज़ल्ट्स लिखता हूँ, फिर मेरे सामने गूगल रिज़ल्ट बहुत सारी लिंक्स ला के रख देता है, फिर मैं देखता हूँ ये पहली लिंक है भाई अपने रिज़ल्ट की, फिर मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही क्लिक करता हूँ फिर नया पेज खुल जाता है। ठीक है, नए पेज पे दिखता है कि भाई अपना क्लास सिलेक्ट करो, अपना रोल नंबर लिखो और सर्च की बटन दबाओ। फिर मैं रोल नंबर लिखता हूँ, फिर मैं सबसे पहले क्लास सिलेक्ट करता हूँ, फिर रोल नंबर लिखता हूँ, फिर सर्च जैसे ही प्रेस करता हूँ तो ये रिक्वेस्ट जाती है सर्वर को, भाई ये रोल नंबर वाला ये क्लास वाला लड़का अपना रिज़ल्ट मांग रहा है। फिर सर्वर अपने डेटाबेस में उसको ढूंढता है और फिर मेरे स्क्रीन के ऊपर आके रिक्वेस्ट यानी कि वो स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देता है रिज़ल्ट। तो ये सारी प्रोसेस होती है बैकएंड में। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब में। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसी तरह से अपन वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सप्लोर करते हैं कि भाई अपन इन्फॉर्मेशन कोई डाल रहे हैं यानी कि ढूंढ रहे हैं, तो फिर वो सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाती है, फिर सर्वर उसको ढूंढता है अपने डायरेक्टरी में, फिर उसको जो जो रिलेवेंट लगता है कि हाँ भाई ये इन्फॉर्मेशन इस कीवर्ड के साथ मैच कर रही है, वो कीवर्ड वो आपके सामने वो पेजेस आपके सामने वो रख के रख देता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना एक्सप्लोरिंग वर्ल्ड वाइड वेब। फिर है प्रोसीजर ब्राउजिंग एंड सर्चिंग। तो ये प्रोसीजर भी कोई काम की नहीं है, आप सभी को पता ही है, आप सभी गूगल पे या फिर किसी भी ब्राउज़र पे आप ब्राउज़ करते ही हो। तो एक बार देख लेते हैं। वेब सर्च इंजिन्स आर द की फॉर फाइंडिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ऑन द वास्ट एक्सपेंस ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, वेब सर्च इंजिन इज़ अ टूल डिजाइन टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन ऑन वर्ल्ड वाइड वेब। The search results are usually presented in the list and are commonly called hits. The information may consist of web pages, images, information, and other types of files. Some search engines also mine data available in the new books database or open directories, unlike web directories which are maintained by the human editors. Search engines operate algorithmically or are a mixture of algorithmic and human input. तो क्या कहा गया है, जो भी इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन है उनको ढूंढने के लिए सर्च इंजन बनाए गए हैं। अभी सर्च इंजन कौन कौन से है, तो सबसे पहला है अपना गूगल, फिर है याहू। ठीक है, फिर है आपका बिंग। ठीक है, आप जैसे ही इन पे कोई इन्फॉर्मेशन डालते हो जो आपको चाहिए तो तुरंत आपके सामने वो आके रख देता है। तो ये क्या हो गया, अपने सर्च इंजिन्स हो गए। तो सर्च इंजन किस लिए बनाया गया है कि जो भी यूज़र को चाहिए इन्फॉर्मेशन चाहिए वो उस सर्च इंजन पे डालेगा, फिर वो सर्च इंजन पूरे वर्ल्ड वाइड वेब पे देखेगा, यानी कि www पे देखेगा कि भाई ये इन्फॉर्मेशन जो इसने रिक्वेस्ट की है वो किसके साथ मैच होती है और फिर वो आपके सामने ला के रख देगा।
देखिए उसकी प्रोसीजर क्या है। टू एंटर अ वेब एड्रेस इन एड्रेस बार टाइप द वेब एड्रेस सच as सर्च इंजिन, type the word which you want to search in the text box which is displayed in the center of the page, click the search button, the web page displays the result of your search। ठीक है। the search result is the list are entitled by hyperlink in the large and in the blue color, these links direct you to the website with information about the search, read through the search result title and select one most closely matching the information you are in search for, click the result which is seen most relevant in the search। ठीक है। तो ये सारी प्रोसीजर आप हर बार फॉलो करते हैं। जैसे आप फेसबुक चेक करना चाहते हो, अगर आपके पास एप्लीकेशन नहीं है और आप ब्राउज़र पे सर्च करना चाहते हो, तो क्या करते हो, आप जाते हो गूगल पे, वहाँ पे फेसबुक लिखते हो। जैसे ही फेसबुक लिखते हो आपके सामने बहुत सारे लिंक्स आते हैं, पहली लिंक पे आप क्लिक करते हो, फिर आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालते हो और आपके सामने फिर वो पेज खुल जाता है। तो यही इन्होंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती है। तो इस प्रकार से अपना 4.1 और 4.2 अभी कंप्लीट हो गया है। कुछ सही था इस चैप्टर में, बहुत ही सिंपल सिंपल था, इसीलिए अपन ने इसको कंप्लीट कर लिया है। अभी अभी देखते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, अपने 2 पार्ट और बचे हैं इसके। ठीक है। तो मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में। थैंक यू।